नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा जो यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आया दोस्तों आज, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों मेरे द्वारा दोस्तों फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है। बस सिर्फ आपको ये काम करना है, 90 नंबर की तैयारी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं करवाऊँगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों शेयर करना है। जितना हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, करा है कि शर्मिला शब्द में विशेषण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है, तब आप बता पाएंगे कि शर्मिला शब्द क्या है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शर्मिला क्या है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, प्रविशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण तो आपको पता चल गया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे शर्मिला में क्या है दोस्तों, यहाँ पे न तो संख्यावाचक है न तो परिमाणवाचक है, यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि झुंड शब्द में संज्ञा है। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, वही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक। तो दोस्तों आप बता दें कि झुंड जहाँ पे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा किसी समूह या समुदाय का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे झुंड है, झुंड मतलब ढेर सारे लोग बैठे होंगे या ढेर सारे जानवर होंगे, तो उसके क्या कहते हैं कि उसको एक झुंड कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक है। लोग झुंड बना के चल रहे थे, लोग झुंड बना के वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, समुदाय बोधक होता है, समुदायवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा होती है। और इसके अलावा जातिवाचक, जिससे दोस्तों किसी एक विशेष जाति का बोध हो, जैसे आप कह सकते हैं कि बालक, पर्वत, नदी, इससे क्या होता है कि एक विशेष जाति का बोध होता है। जैसे नदी कह दिए तो सभी नदियाँ उसके अंतर्गत आ जाएंगी, पर्वत कह दिया गया तो सभी पर्वत उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। पहाड़ कहा गया तो उसके अंतर्गत सभी पहाड़ आ जाएंगे, ठीक है। वृक्ष कहा गया तो सभी वृक्ष आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेष क्या होगा, जैसे दोस्तों किसी का नाम लिख लिया गया, राम हो गया, नदी हो गया या नंदा देवी पर्वत हो गया, इस टाइप से अगर दोस्तों नाम दे दिया जाए, नंदा देवी पर्वत, इस तरीके से अगर नाम दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति विशेष है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, कराए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची दोस्तों, पवन मतलब हवा या वेग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि हवा का या पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, अनिल, वात, अनल, समीर। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अनिल, वात और समीर, इसके अलावा हवा, वेग, ये सभी क्या होते हैं, पवन के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यहाँ पे अनल दिया गया, अनल क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण क्या। मतलब बच्चा जो है उसको लिखने संबंधित दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ को लिख रहा है लेकिन बाएं हाशिए को क्या करता है, ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसका मतलब वो किसका लक्षण है, भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का या डिस्ग्राफिया का, लिखने में पिछड़ेपन का। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई बच्चा है, अगर लिखने संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको या दिक्कत हो रही है, तो किसकी समस्या होती है, डिस्ग्राफिया की समस्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर कोई बच्चा किसी शब्द को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, उसको पढ़ने संबंधित दिक्कत आ रही है, किसी शब्द में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? पवन सुत, मारुति, अंजनी पुत्र, विनायक। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से पवन सुत, मारुति, अंजनी पुत्र सभी क्या हैं? हनुमान के पर्यायवाची हैं, जबकि विनायक जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दैत्य प्लस अरि शब्द में विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? यहाँ पे एक शब्द रखा है दोस्तों, किसी शब्द का विच्छेद है, संधि विच्छेद है, और कह रहा है कि दैत्य प्लस अरि लिखा गया। कह रहा है कि का सही संधि क्या होगा? अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या अर्थ निकल के आएगा? ये दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है दैत्य प्लस अरि लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आ है और यहाँ भी आ है, दोनों आ मिलके दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि है दोस्तों, दैत्यारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैत्यारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, और दीर्घ संधि किसका पार्ट होता है? स्वर संधि का पार्ट होता है। जब स्वर के बाद स्वर का मूल, जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब स्वर के बाद स्वर शब्द आए और उससे मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो शब्द बनता है वही क्या कहता है? स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के बाद स्वर आए या जब व्यंजन शब्द के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो दोनों के मिलन से जो विकार होता है वो क्या कहता है? व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के बाद दोस्तों, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विसर्ग संधि होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। करा कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? प्रथम पद जो होता है द्वितीय पद की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। इसका मतलब हो गया कि द्वितीय पद क्या होता है? विशेष होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो वहाँ पे दोस्तों जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताए वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास का सबसे बड़ा यह एक होता है दोस्तों तरीका होता है पहचानने का कि अगर आप शब्द लिखा गया है, अगर उसके बीच में है जो या के समान शब्द आ जाए, के समान, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कमल नयन, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना कमल नयन, कमल जो है वो कैसे हैं? नयन के समान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। और बहुब्रीहि समास जहाँ पे न तो प्रथम पद की विशेष प्रधानता होती है न तो द्वितीय पद की, और किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक कह रहा है कि संतोष, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाओ? दोस्तों आपको पता होना चाहिए उपसर्गों की संख्या कितनी है। उपसर्ग टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू या आदि में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग, शम, शन या श? तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पठन कौशल से अभिप्राय क्या है? लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का अभिप्राय दोस्तों पढ़कर समझना, किसी चीज को पढ़ के समझना ही क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए।
या पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझनी चाहिए। तो भाषा संबंधित मूल्यांकन एक तरीका होता है दोस्तों जिससे सभी चीज़ ज्ञात हो जाती है कि बच्चा जो है किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, कहाँ उसको गलती कर रहा है। तो मूल्यांकन करने से ये सारी चीज़ें दोस्तों पता चल जाती हैं। ठीक है, बच्चों की भाषा संबंधित क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास के, और बाल विकास से भी आपके परीक्षा में दोस्तों 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। और दोस्तों निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होता, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों में भी निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान निम्न के माध्यम से हो सकता है। समाकलित शिक्षा से, प्रगतिशील शिक्षा से, केवल विशिष्ट स्कूलों की स्थापना से, समावेशी शिक्षा से। तो दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान निम्न किसके माध्यम से, दिव्यांग कोई बच्चा है उसको पढ़ाने का कैसा तरीका होना चाहिए, किस टाइप से उसके शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक ही ऐसी शिक्षा होती है जिसके माध्यम से सभी बच्चों का, चाहे वो पिछड़े बालक हो, चाहे आपका दिव्यांग बालक हो, कोई चाहे सामान्य बालक हो, सभी को एक ही तरीके से शिक्षा दिया जा सकता है। वो तरीका क्या होता है, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों का स्वागत होता है बिना किसी भेदभाव का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करा कि काल तत्व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल। तो काल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना। दोस्तों यूपी टेट के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक बात पिछली बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व। तो आपको बता दें दोस्तों कि बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। द्विकारक सिद्धांत, जिसको जीएस सिद्धांत भी बोलते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बेसलर द्वारा, स्किनर, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड द्वारा। तो ये जो सिद्धांत था दोस्तों किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे मानता है, फ्रायड को, बुनर को, जीन पियाजे को या केली को। तो किसको मानते हैं, जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था, किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का 4 स्तर भी बताया था। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और प्रत्येक अवस्था का दोस्तों उनके द्वारा एज भी बताया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने संबंधित प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी को दंड देने के बाद दोस्तों बिल्कुल गलत है। अभिभावक को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना, इसकी उपेक्षा करना। दोस्तों क्या करना है, अगर आप बच्चे के अवांछित व्यवहार के परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले एक कारण जानना होगा कि बच्चा जो है इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। कारण जानने के बाद उसका पूरा सहयोग करेंगे, उस कारण को जान के उसमें सुधार या परिवर्तन लाने के। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी को। तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। दोस्तों अब आगे आपको किसी भी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए, बच्चे को प्रमुखता दी जाए या बच्चे को प्रमुख माना जाए, वही उस प्रश्न का राइट जवाब होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था क्या होती है, किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक या मूर्त की। तो किसकी विशेषता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि 90 से 10 तक IQ, यहाँ दोस्तों IQ लिखा गया, IQ वाले बालक होते हैं, मतलब बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। अगर जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है 90 से लेके 110 है, तो वह बालक कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा, मूर्ख होगा, सामान्य होगा या जड़ बुद्धि वाला? तो ऐसा बालक कैसा होगा दोस्तों? सामान्य बुद्धि वाला होगा। किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर होती तो ऐसा बालक दोस्तों क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। और 70 से कम वाले बुद्धि वाले जड़ बुद्धि होते हैं, ठीक है। 80 से थोड़ा ऊपर वाले क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किसके हैं दोस्तों? EVS के हैं। इससे भी आपके पेपर में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और 30 क्वेश्चन होता है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 1 नंबर का होता है। पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सभी पक्षी जो होते हैं अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका कारण क्या होता है? कि इनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ नहीं सकते दोस्तों, उड़ने में क्या होते हैं? उनको दिक्कत होती है, या पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि पक्षियों की आंखें की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। इसी कारण जो पक्षी होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन को आगे पीछे हिला के उस चीज़ को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? कह रहा है कि तुम्हारे परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चे को अवसर देता है। यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है कि तुम्हारे परिचित नदी के किनारे क्या क्या है, तो यह बच्चे को अवसर देता है किसके बारे में? अपनी नदियों की जानकारी देने के लिए, अपने अनुभव को साझा करने के लिए, या अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, या विभिन्न नदियों को नाम बताने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह बच्चे को अनुभव साझा करने का अवसर देता है कि बच्चे के आसपास या उसके घर के आसपास जो नदी है वो साझा कर सके, ताकि अपनी जानकारी जो भी जानकारी उसको प्राप्त है कि नदी के किनारे क्या क्या चीज़ है, क्या वहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी अगर बच्चा शेयर कर पाता है, अपने अनुभव को साझा करने का अवसर दिया जाता है इस तरीके से। और अगर बच्चे से पूछ लिया जाए कि बच्चा तुम मेले में गए थे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखी, तो उससे ये भी क्वेश्चन है, बच्चे की जो जानकारी है या अनुभव है उसको साझा करने की बात कही जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकली, चावल, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी तथा वड़ा पाव। तो क्या मिलेंगे दोस्तों? ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे, या मिलेंगे ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि EVS की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट नमूना दिखाने का विचार क्या है? छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जो संक्षिप्त अक्षर लिखे गए हैं उसके बारे में उनको बताना, या निर्णय लेने के लिए छात्रों को कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे अवसर की बात दिख जाए या बच्चे को प्रमुखता मानी जाए, वो ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का जो विचार है, इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक जानकारी के साथ बच्चे से बातचीत करना और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का उसे क्या देना? अवसर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि बीज अंकुरण के अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो बीज अंकुरण की अवधारणा तभी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है जब बच्चे को बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए अगर उनसे कहेंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? हर चीज़ जो होता है उनको कैसा दिखाई देता है? जो जानवर रात्रिचर होते हैं केवल लाल रंग में देख सकते हैं,
हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद रंग में देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को केवल काला और सफ़ेद के रूप में देख सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर गगी में यह कहता है कि उसका खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू एवं मटर। तो क्या खाने की सलाह देता है दोस्तों? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो डॉक्टर सलाह देता है कि आप आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं उसे सुधार करना। तो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि जो अधिगमकर्ता है कि वो किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है उसका आकलन करना, या अगर उसमें वो कमज़ोर है या प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या करना, सुधार करना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कराए कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक पाठ छात्रों के लिए अवसर की श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन अवसरों का सही उपयुक्त उदाहरण है? पाठ के पात्रों को बच्चे के अपने जीवन से जोड़ना, बच्चों को उनके व्यक्तित्व, संदर्भ और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो कथन यहाँ पे दे रखा है, दोनों कथन ही क्या हैं, सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कराए कि शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थियों की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहले हम जान लें कि डिस्लेक्सिया समस्या होती क्या है दोस्तों। अगर डिस्लेक्सिया समस्या के बारे में आपको बताते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो किसी शब्द को पहचान नहीं पा रहा है, जैसे उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, तो क्या होता है, उसको डिस्लेक्सिया की समस्या होती है। अगर हमको ये पता करना है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उससे कोई चीज़ लिख के श्यामपट्ट पे, तो उससे उस शब्द को पढ़वाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम पढ़वाएंगे उससे तभी हमको पता चलेगा कि बच्चे में डिस्लेक्सिया की समस्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि समुदायों द्वारा जल से संबंधित त्योहारों को मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहकर्मी सामूहिक अधिगम, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, अंतःक्रिया करना या शिक्षक से चर्चा करना। तो समुदायों द्वारा जल से संबंधित त्योहारों को मनाने को ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त जो तरीका क्या है, परिवार तथा समुदाय में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पुराने हैं या जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी एज दोस्तों 70-80 साल हो या उससे भी ज़्यादा पुराने हों, उनसे क्या करना चाहिए, उनके समुदाय में जाना चाहिए और उनसे बातचीत करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन या सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति होती है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इस तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।